राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए अनुपयुक्त बताने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। भाजपा ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्वांगरच हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश की हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त और ठीक से सीमांकित जगह सुनिश्चित की जाए। कोविड महामारी के बाद पहली बार भारत में नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों में 4.1% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें काउंटरों पर टोकन सिस्टम और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। एनटीए ने पेपर लीक के बाद अपने दफ्तरों और परीक्षा सामग्री की 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में OMR शीट और प्रश्न पत्र नंबर के मिलान को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट आज नेट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मूलचंद स्थित लाजपत भवन में स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत ने अपना पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने राजधानी के मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र की शुरुआत की। सोमवार को पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर इस पहल का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़ों के संग्रह, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग का कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से शुरू हुई इस पहल के तहत पहले चरण में 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर सेवा शुरू की गई है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा भारत देश है, 140 करोड़ लोग, इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतनी विविधताएं, ये सब कुछ एक साथ एक सूत्र में पिरो के चलना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ न कुछ काम, छोटा हो या बड़ा हो, एक काम देश के नाम अपने लिए तय करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये अर्पण वस्त्रदान केंद्र, जो हमारे मन में विचार आया कि भाई ये लैंडफिल साइट, ये कूड़े के पहाड़ जो इतने बड़े बड़े दिल्ली शहर में खड़े हो गए, समय के साथ इसमें क्या क्या वस्तुएं जुड़ जाती हैं, तो पता चला कि इस कूड़े के पहाड़ में जहां गंदगी है, जहां वेट वेस्ट है, जहां प्लास्टिक है, जहां मिट्टी है, जहां मलबा है, जहां कांच है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, उसके साथ साथ कम से कम 10% पुराने कपड़े भी किसी ना किसी रूप में कूड़े के पहाड़ों में जुड़ते चले जाते हैं। तब हम ये नहीं समझ पाते कि जिस चीज को हम कूड़े में डाल रहे हैं, क्या वो प्रोसेस हो पाएगी, ये कैसे खत्म होगी। एंड ऑफ द डे इस सृष्टि पे से इतनी प्लास्टिक जो जमा हो गई, इतना कूड़ा जो जमा हो गया, ये कैसे खत्म होगा। जब इस बात पे विचार किया गया तो ये भी ध्यान आया कि लोगों के घरों में इतने ढेर सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो खुद से वो इस्तेमाल नहीं करते। क्या करें, किसको दे। एक समय था जब पुराने कपड़ों के बदले में लोग बर्तन लिया करते थे और वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाते थे, कोई उसको खरीद लेता था, कोई पहनता था, कोई बेचता था, कुल मिलाकर के सर्कुलेशन में चीजें चलती थी। पर आज वो चीजें भी कम हो गई हैं
और कई कपड़े ऐसे होते हैं शायद उस तरीके से भी डिस्पोज नहीं होते हैं। तो ऐसे में अर्पण केंद्र खोले जाएं। ये बात जब मैंने अपनी दिल्ली मेट्रो के जो महिला विभाग है, यानी कि हमारे अधिकारियों की धर्म पत्नियों के द्वारा जो वेलफेयर सोसाइटी चलाई जाती है, ये विचार मैंने उनसे साझा किया कि मेरे मन में एक काम है, आप कर पाओ तो कहूं। तो शालिनी जी और उनकी पूरी टीम थी, विकास जी जो हमारे एमडी हैं मेट्रो के, वो उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैम बताइए क्या कर सकते हैं। मैं कहा मेरे मन में है कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के नीचे हम ऐसा एक जगह बनाएं जहां पे लोग अपने पुराने कपड़ों को डोनेट कर सकें और हमारा संगठन ये काम कर सके कि 3 महीने में इन कपड़ों का उपयोग करें। एक जिसमें कि कपड़े एज इट इज किसी के पहनने में काम आ सके तो उस तक पहुंचा दिए जाएं। दूसरा, जिन कपड़ों को अपसाइकिल करके उसको कुछ बैग, दरी, कुछ भी ऐसा सामान बना सकते हैं तो वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करवाएं ताकि महिलाओं को रोजगार भी मिले और हमारे इन पुराने कपड़ों को हम यूटिलाइज भी कर सकें। अच्छी वस्तुएं बाजार में आए, थैले बनेंगे तो प्लास्टिक के बैग भी कम होंगे। और तीसरा, जो कपड़ा किसी भी काम का नहीं दिखाई देता उसको रिसाइकिल करके फिर से उसका धागा बने, कॉटन बने और उससे फिर दोबारा से नई चीजें बनाई जाए। इस बात को हमारे मेट्रो परिवार ने सहर्ष स्वीकार किया। मात्र 3 महीने में इस स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमारे मेट्रो परिवार ने किया, अभिनंदन करें हम। मेरी ओर से फिर से हमारे महिला संगठन को बहुत ढेर सारी बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े मन के साथ इसे कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाएंगे और आपसे प्रेरणा पाके और संगठन भी हमारे इसमें जुड़ेंगे और आप सब लोग इसी तरीके से देश के लिए अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र 2026 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका आम जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, समीक्षा और समाधान निकालने का सर्वोच्चतम माध्यम विधानसभा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से उठाएंगे और सरकार उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो। बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के
वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करता हूं। आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूं जो विधानसभा की कार्रवाई को यहां पे कवरेज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब के फरीदकोट में अखिल भारतीय समस्त डीएनटी समाज संगठन द्वारा विशाल डीएनटी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनटी समाज के युवाओं को रोजगार और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने डीएनटी समाज को 10% आरक्षण दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हाल ही में हुई हरियाणा पुलिस की 5600 भर्तियों में डीएनटी समाज के 604 युवाओं का चयन हुआ। डीएससी समाज ये अपना समाज है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच गल कहना चाहता है, जदों चोणां हरियाणा दे विच चल रही सी, साडा डीएससी समाज मेरा एक कार्यक्रम सी। मैंने मंच ते ही घोषणा की, मैं कहा 8 तारीख नूं हरियाणा दे विच तीजी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच सरकार बनोगी। पहली कलम जिहड़ी साडी चलूगी वो डीएससी समाज नूं रक्षण देण ते चलूगी। साथियों, उस बात नूं मैंने पहले ही कैबिनेट दे विच पूरा कर दिता है। साथियों, मुझे खुशी है, आज गल हो रही सी कि इत्थे तां डीएससी समाज के बच्चों दा कोटा भी खत्म किया जा रहा, उन्हां दी सिलेक्शन भी होगी, उन्हां दा मेडिकल भी हो गया, परंतु ज्वाइनिंग ते समय उन्हां नूं घर भेज दिता गया। ये बड़े दुख की गल है। साथियों, मैं आप लोगों नूं दसना चाहता, जदों मैंने इस कोटे नूं 10% डीएससी समाज नूं देण दा काम कीता, साथियों उसके बाद पहली जिहड़ी भर्ती साडी हरियाणा दे विच मैंने कीती है वो 5600 पुलिस दी हरियाणा पुलिस दी भर्ती कीती। साथियों, 5600 पुलिस दी भर्ती दे विच साडे डीएनटी समाज के 604 बच्चे सिलेक्ट हुए ने। पहली भर्ती दे विच 604 बच्चे। साथियों, किसी बच्चे दा कोई 5 पैसा नहीं लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा पुलिस में वो भर्ती हो गया। साथियों, अभी 20 रोज पहले मैंने एक और रिजल्ट निकालिया सी, वो रिजल्ट डी ग्रुप का निकालिया। मैनू खुशी है, 3200 साडे हरियाणा सरकार दे विच डी ग्रुप दे कर्मचारी लगे ने और 3200 डी ग्रुप दे कर्मचारियों दे विच साडे जो डीएससी समाज से लगे वो 334 बच्चे डीएससी समाज दे लगे हैं। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी दे विच साथियों सरकार आप लोगों का संरक्षण ते मजबूत करने का काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता कि जेड़े साडे गरीब परिवार दी बेटियां जिन्हां दी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक, साथियों उन्हां दी पूरी की पूरी फीस माफ करने का काम भी ये साडी सरकार ने किया ताकि बेटियां पढ़न आगे बढ़न और जेड़े +2 तक बच्चे भी हैं उन्हां दी फीस भी पूरी की पूरी माफ करने का काम ये साडी सरकार ने किया। साथियों, उन्हां नूं स्कॉलरशिप दे करके आगे पढ़ाउण दा काम भी ये साडी सरकार कर रही है। चाहे नौकरियां दे विचों, चाहे साथियों सम्मान दी गल होवे, हम अपने महापुरखों दे साथियों उन्हां दे दिवसां नूं राज्य स्तर ते उपर मनाउण दा सरकार की तरफ से काम करदे आ। साथियों, मैंने एक वायदा और कीता सी, मैंने हरियाणा दे किसान दे एक वायदा कीता सी कि जदों सरकार बनूगी तो आडी जेड़ी फसल है
ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਥੀਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ DNT समाज ਨੂੰ एक अपील करने के लिए ਇੱਥੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਮਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ दीजिए। एक ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਥੀਓ ਆਪ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान के राजसमंद जिले के भिक्षु निलयम सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 491 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 347 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 369 करोड़ से अधिक की 266 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक की 81 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। आज के इस राजसमंद जिले के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज राजसमंद वासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली सुविधाजनक बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इसमें 369 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 266 कार्यों का लोकार्पण है तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 81 कार्यों का शिलान्यास भी है। 64 करोड़ से अधिक की लागत से कुम्भलगढ़ के औलादर चौराहे से चित्तौड़गढ़ के बाहतसोड़ा चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य का लोकार्पण किया है। 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत से दरीवा में 220 kV GSS का लोकार्पण हुआ है। श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है जो पशुपालक भाइयों को समर्पित की गई है। करीब 38 करोड़ की लागत से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़कों संबंधी 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 34 करोड़ से अधिक लागत के स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का निर्माण से जुड़े 38 कार्यों का पूरे किए गए हैं। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से भीम विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़क संबंधी कार्य हुए हैं। इस तरह के 49 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 23 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कुम्भलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कें और 34 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। भीम में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेडेड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का लोकार्पण किया गया है। 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, कुम्भलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में 49 पेयजल परियोजना के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद, कुम्भलगढ़, भीम, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालयों में सुविधा संबंधी 35 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। देवगढ़ में FSTP प्लांट का निर्माण कर स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाया गया है। नाथद्वारा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण पशुपालकों के कौशल विकास की
दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में इको टूरिज्म, चिकित्सा, सड़क और नहरें, एनीकट, टैंक और नर्सरी से संबंधित विभिन्न कार्यों के क्षेत्र के लोगों को समर्पित किए गए हैं। मेरे भाई और बहनों, राजसमंद वासियों को ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 81 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी जा रही है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, भीम, कुंभलगढ़, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और विद्यालयों में सुविधाओं से जुड़े 59 कार्यों को नींव रखी गई है। राजसमंद नगर परिषद में 25 करोड़ रुपए की लागत से 37 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में बेड़च का नाका बांध के सर्वे कार्य, डीपीआर तैयार करने तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया गया है। ताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण की नींव रखी गई है। खारी फीडर नहर के निर्माण का कार्यों का शिलान्यास किया गया है। अनेक गांवों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पेयजल पहुंचाने के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार काम कर रही है। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सहारा दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के प्रथम सोमवार के शुभ अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सबका ले पहले आप सबला सावन सोमवार के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भोले बाबा से प्रार्थना है योमन के आशीर्वाद हमला सबला मिले, पूरे छत्तीसगढ़ ला मिले। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमार दिव्यांग भाई बहनी मनला भी बाबा भोलेनाथ के हमेशा आशीर्वाद मिलते रहे। और आज के ये पावन दिन में हमार समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन करे हैं। आज हमन अपन रायपुर जिला के जो दिव्यांगजन हैं उमन बर आज कई तरह के हमन संयंत्र के वितरण करे हन, जेमा ट्राईसाइकिल भी है, मोटराइज ट्राईसाइकिल भी है, व्हील चेयर भी है, बैसाखी भी है, हियरिंग यंत्र भी है, वॉकिंग स्टिक भी है, वॉकर भी है, नी ब्रेस भी है, कृत्रिम हाथ और पैर भी है। मैं ऐसे सभी दिव्यांग भाई बहनी मल्ला बहुत बहुत शुभकामना देवत हो, बहुत बहुत मल्ला बधाई देवत हो। निश्चित रूप से ये सब संयंत्र उमन आज मिलत है तो मन के आगे जीवन जिए में एक उत्साह के संचार हो ही, एक सुविधा भी हो ही। ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल एक से उमला आयक जायक में सुविधा हो ही, व्हील चेयर से भी सुविधा हो ही, बैसाखी से भी चले फिरे में आराम हो ही। हमार बूढ़े बुजुर्ग बन के हियरिंग यंत्र उमन भी अच्छा से सुन पाही। इस तरह से जो भी हमन उपकरण आज बांटे हन ओला उमन के जीवन में सुविधा पहुंचाए बर होई से एक लिए मैं समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन ला फिर से एक बार धन्यवाद करत हूं और हमारे दिव्यांग भाई बहनी मल्ला फिर से एक बार शुभकामना और देवत हो। हमारे सरकार आप मन के सुविधा भर दे थे और आज मैं जिला प्रशासन ला बहुत धन्यवाद देना चाहूं, यहाँ के कलेक्टर और पूरा टीम ला। या तरह तरह के प्रोजेक्ट के काम नवाचार यहाँ छत्तीसगढ़ में हो थे,
आज सबके लिए अलग अलग सुविधा देहबर ये प्रोजेक्ट के काम यहाँ के जिला प्रशासन शुरू करे है। आज जैसे प्रोजेक्ट सहारा के माध्यम से आज हमने दिव्यांग जन मला ये संयंत्र हमन देथन, उसने हमारे जो रिटायर कर्मचारी मन है उमन के लिए प्रोजेक्ट वंदन के आयोजन, प्रोजेक्ट गोल्डन, कोई के एक्सीडेंट हो जाते तो पहला जो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण रहते ओकर लिए भी एम्बुलेंस के व्यवस्था, ये सब बहुत अच्छा काम यहाँ के जिला प्रशासन करत है। ओकर लिए मैं यहाँ के पूरा कलेक्टर सहित मन के पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर विद्यावाहिनी योजना के तहत साइकिल खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि 1.3 लाख साइकिलों की खरीद में 36 से 90 करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार की आशंका है। भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद को इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें महंगे मॉडल की साइकिल खरीदने की बात कही गई थी और सरकार से खरीदे गए साइकिल मॉडल की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कल हमने दिल्ली सरकार द्वारा 1,30,000 साइकिलें जो खरीदी गई उस पर लगे हुए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी चुप रही, विभाग के मंत्री आशीष सूद इसके ऊपर बिल्कुल चुप हैं। मैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर वो कल ये कहना चाहते हैं कि विभाग के किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, हमें तो मालूम ही नहीं था, अगर वो ये योजना बना रहे हैं तो आज उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने इसके ऊपर जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर वो इस पर चुप बैठे रहते हैं, जांच के आदेश नहीं देते हैं, अपोजिशन पार्टी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि बाद में अधिकारी के ऊपर बिल फाड़ना यानी बलि का बकरा ढूंढना है। नंबर 2, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता ने ये कहा कि भाई साइकिल तो 4,000 रुपए से लेकर 50-55 हजार की आती है, हमने महंगा मॉडल खरीदा है इसलिए वो 7,000 रुपए का आया है। ये संभव है, मैं मान सकता हूं इस बात को। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने कौन सा मेक और मॉडल खरीदा है जिसके लिए आपने एक साइकिल के 6,957 रुपए दिए हैं? उस मेक और मॉडल का नाम बताने की कृपा करें रेखा गुप्ता जी। इतना ही जान रहे, कौन सा मेक और कौन सा मॉडल साइकिल का खरीदा है ये बता दें। रिटेल में साइकिल अमेज़न पे मिलती है, स्नैपडील पर मिलती है, हम भी गूगल कर लेंगे, दिल्ली की जनता भी गूगल कर लेगी कि एक साइकिल खरीदनी हो तो कितने की पड़ेगी, और 1,30,000 खरीदनी हो तो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेंगे। देखिए, एक साइकिल अगर 5,000 की मिलती है मान लीजिए दुकान पे, तो जब आप 1,30,000 खरीदेंगे तो वो आपको 3,500 की मिल जाएगी। ये फर्क होता है, उसके अंदर डीलर का, रिटेलर का, बहुत सारी चीजें जो है कम हो जाती हैं। तो आप हमें सिर्फ ये बता दें कि आपने कौन सा मेक और मॉडल खरीदा है। कल तक जो है रेखा गुप्ता जी इसको बता दें, तो छोटी सी बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम